तो खरूर दंपत्ति को जमानत पर रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है, आसान हो गया है। आइए समझते हैं पूरी कहानी को बिना लाग लपेट या काट छाट के। खरूर दंपत्ति केस पर मैं आगे आऊं उसके पहले आइए हम एक नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले की, जो तीसरा बड़ा झटका ईडी के लिए माना जा सकता है। इधर सिर्फ मई के महीने, ये तीनों झटके पिछले 30 दिन में आए हैं। इस महीने यह जिस लेटेस्ट जजमेंट की हम बात कर रहे हैं यह 20 मई का है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 2000 करोड़ के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को बेल पर छोड़ दिया, बेल दे दिया। और बेल देते वक्त जो कहा वह अब नजीर बन गया है, वह अब लकीर बन गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि पीएमएलए में कोई शर्त नहीं है कि बेल के से पहले आरोपी को 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। यहाँ पे अनवर ढेबर पिछले 9 महीने से जेल में थे और ईडी के वकील यही तर्क दे रहे थे कि जनाब अभी साल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अनवर ढेबर को बेल नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया, सरकार के इस दलील को खारिज कर दिया और अनवर ढेबर को बेल दे दिया। और साथ ही ये कह दिया, ये कहां से लाए हो, ये कहां की नजीर है। पीएमएलए में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि बेल से पहले आरोपी को 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसी धारणा जो बनी है या बनाई गई है वह पूरी तरह से गलत है। उसने ईडी के तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस कर दिया, धोकर रख दिया। जजमेंट में यह साफ कहा गया कि यह सोचना मनी लॉन्ड्रिंग कानून में, पीएमएलए में, कि जब तक आरोपी 1 साल जेल में नहीं काटेगा तब तक उसको बेल नहीं दी जा सकती, यह संविधान और देश के कानून दोनों के खिलाफ है। बहुत बड़ी बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ यहीं पे नहीं रुकता है सुप्रीम कोर्ट आगे जाता है और एक बड़ा बम फोड़ता है। वह बम क्या है? बेल इस देश का नियम है। बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। बेल इस देश का नियम है, जेल एक अपवाद है। यह बात सुप्रीम कोर्ट पहले भी यूएपीए, टाडा, मौका जैसे कानूनों में भी कह चुका है, लेकिन अब इसे पीएमएलए के स्पेसिफिक संदर्भ में कह के कोर्ट ने पीएमएलए जैसे कड़े कानून की प्रावधानों को लचीला और स्पष्ट बना दिया है। यह फैसला ईडी के अब तक के उस रणनीति को चुनौती देता है जिसमें ईडी पहली बिना सबूत के आरोपी को गिरफ्तार करती थी, दूसरी अपने मनमाने कागज जो उसको सूट करते थे उसको वो कोई कोर्ट में पेश करती थी और सीज किए हुए डॉक्यूमेंट की कॉपी या प्रति आरोपी को देती भी नहीं थी। कंप्लेन की कॉपी भी मुहैया नहीं कराती थी। उसके पहले का जो दौर था उसमें तो mere that I have an apprehension that so and so person has committed the crime, कि मुझे ऐसा अंदेशा है, अंदेशे के आधार पर गिरफ्तारियां होती थी। ईडी ने उसको भी धोया और कहा आपको बताना होगा, रीजन टू बिलीव होना पड़ेगा, सिर्फ एप्रीहेंशन से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। जितने डॉक्यूमेंट सीज करोगे वो सारे डॉक्यूमेंट की सूची आरोपी को मुहैया करानी पड़ेगी। थो डाला। अगर आप ईडी के कानून को समझते हैं, पीएमएलए के कानून को समझते हैं और अगर इसके ट्रेस ओरिजिन से लेके यहां तक चलेंगे तो ही आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी बात इस वक्त ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है। लगातार ईडी को कानून के दायरे में रहकर काम करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे रही। बहुत सख्त रवैया है फिलहाल ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का। मुझे आशा है कि ईडी के अफसर नोट लेंगे और देखिए मैं आगे खुलासा करूंगा, यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड नहीं है, इवन सरकारी
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी ईडी को चिता चुके हैं, जो ईडी की पैरवी करते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वह भी ईडी को कह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है या पूरी दाल काली है, यह देखना होगा। तो यह जो फैसला है, लगातार जो फैसले आ रहे हैं और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को सुप्रीम कोर्ट व्याख्यात कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, ईडी को आदेश दर आदेश दे रहा है, वह ईडी के उस रणनीति की पोल खोल देता है, उस रणनीति की चुनौती देता है कि जब ईडी बिना सबूत गिरफ्तार करती थी और लंबे समय तक जेल में रहकर दबाव बनाती थी और फिर सबूत इकट्ठा करती थी, तो अब ईडी की मनमानी कोर्ट के इस फटकार के बाद शायद नहीं चल पाए। यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने इससे पहले इसी छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम में कहा था कि बिना सबूत गिरफ्तार कर लिए, कहां है तुम्हारे पास सबूत? ईडी बंगले झांकने लगी थी। कोर्ट ने फिर दूसरे मामले में इसी महीने में कहा कि आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे आरोपी को। और अब आया यह तीसरा बम फोड़ू फैसला, अर्थात अब यह चुप रहो और सहो। जी हां, अगर ईडी ने एक बार आपके ऊपर कार्रवाई कर दी तो चुप रहो और चुपचाप सहते रहो का दौर खत्म हो गया है। कानून कहता है कि जांच एजेंसियां भी संविधान के नीचे हैं, संविधान के ऊपर नहीं हैं। वह सत्ता के लिए काम नहीं कर सकती, वह सत्ता के इशारे पर काम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी अगर हो रही है तो उसका फेवर, उसका फायदा आरोपी को मिलेगा और आपको उसको जमानत पर छोड़ना पड़ेगा। और पीएमएलए में भी यह फैसला लागू होता है। इधर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कह रहा था, उधर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की निगाहें ईडी पर टेढ़ी थी। लीजिए, कूद पड़े वेटरन एनसीपी नेता, वरिष्ठ राजनेता भारत के शरद पवार, और उन्होंने भी कल ही एक और विस्फोटक बयान देकर ईडी की स्थिति और दयनीय कर दी। शरद पवार का जो बयान है वह राजनीति में भूचाल ला दिया है। और इस भूचाल में शरद यादव यह कह रहे हैं कि जब पीएमएलए का यह कानून बन रहा था तो मैंने खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चेतावनी दी थी कि यह कानून ठीक नहीं है, इस कानून के प्रावधान ठीक नहीं है और इसका दुरुपयोग भविष्य में होना तय है। उन्होंने कहा कि मैंने पी चिदम्बरम को भी मना किया था, उनको भी टोका था। मैं ईडी के उस समय की टीम को भी जानता हूं जिसने भी इस कानून का विरोध किया था और चिदम्बरम जी को समझाने का प्रयास किया था। लेकर आऊंगा कभी उसकी गाथा भी विस्तार से। लेकिन सरकार ने, चिदम्बरम ने, पीएम मनमोहन सिंह ने, शरद पवार की बात, ईडी के अफसरों की बात सबकी अनसुनी कर दी। और परिणाम क्या हुआ? आज वही विपक्ष सबसे ज्यादा ईडी से प्रताड़ित है, सबसे ज्यादा ईडी का विरोध वही विपक्ष कर रहा है जो यह कानून लेकर आया था, जो यह कानून का सबसे बड़ा पैरोकार था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन्होंने यह कानून बनाया, पी चिदम्बरम साहब ने, वही इस कानून में सबसे पहले गिरफ्तार भी हो गए। खैर, चिदम्बरम साहब की तो कहानी अलग है, लेकिन जो बात है, जो नोट करने वाली बात है कि अगर यह चेतावनी उस वक्त देश के विपक्ष के नेताओं के, देश के सत्ता पक्ष के नेताओं के, देश के कानूनविदों के, ईडी के अफसरों की सुन ली जाती तो आज शायद ईडी इतनी बेलगाम न हो पाती। अब बात करते हैं उस एक केस की जो इस पूरी बहस को
जमीन पर उतार कर लाएगा। यह तो कानून की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। ग्राउंड जीरो पर यह फैसला कैसे काम करता है या कर सकता है, उसको समझने के लिए हम व्यू नाउ केस का उदाहरण लेते हैं। केस और भी कई हो सकता है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह पूरे देश पर लागू होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्यू नाउ केस में फिलहाल खरूर दंपत्ति और उनके निदेशक निसार अहमद गिरफ्तार हैं। फरवरी से अगर हम जोड़ें तो मार्च, अप्रैल, मई खत्म है, 28 फरवरी की गिरफ्तारी है, तो हाँ 3 महीने उनके गिरफ्तारी को पूरे हो चुके हैं। ठीक है, उनके निसार अहमद के इंटरिम बेल की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है और रेगुलर बेल की एप्लीकेशन मूव कर दी गई है, तीनों की, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर किसी दर्शक को ज़्यादा जानकारी है तो हम सब लोगों के साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो साहब, आप जानते हैं कि ईडी ने इन तीनों लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक आरोप जो है, और भी कई आरोप हैं, लेकिन एक मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी है जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए इन 3 फैसलों के आधार पर मुझे यह लगता है कि ईडी इनको लंबे समय तक अंदर नहीं रख पाएगी। यह अलग बात है कि अगर खरूर दंपत्ति किसी रणनीति के तहत स्वयं ही बाहर नहीं आना चाहते हैं। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि जमानत पर आने का मतलब यह नहीं होगा कि वो अपना बिजनेस तुरंत चालू कर लेंगे। जमानत पर आने का मतलब यह नहीं होगा कि जो डाटा, जो खाते फ्रीज हैं, जो संपत्ति फ्रीज है, वह छूट जाएगा। यह व्यक्तिगत रिलीफ होगा, वो अपना केस लड़ सकते हैं, वो अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो पिछला इतिहास है, जो पिछला कानून है, उसमें तो 1 साल तक उनके बाहर आने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, सोच से भी परे था। लेकिन इन 3 फैसलों ने उनके बाहर आने का रास्ता मेरी समझ से साफ कर दिया है। उनके बाहर आने की संभावना बढ़ गई है जमानत पर। तो साहब, इन 3 फैसलों के आलोक में खरूर दंपत्ति और निसार अहमद के बेल की संभावना काफी मजबूत हो गई है। और यह मजबूत क्यों हुई है, किन आधारों पर हुई है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। पहली बात, अब ईडी का वकील यह नहीं कह सकता कि निसार अहमद और खरूर दंपत्ति को हमको कम से कम 1 साल तो जेल में रखना ही है। यह तर्क गया। दूसरी बात, अब ईडी यह भी तर्क नहीं दे सकती कि जनाब प्रोसिक्यूशन कंप्लेन अर्थात चार्जशीट फाइल है और ट्रायल शुरू हो चुका है, तो हम तो इनको जमानत पर छोड़ नहीं सकते। पहले ईडी का यह भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हुआ करता था, जिसके आधार पे लोगों को जमानत नहीं मिलता था। अब यह भी गया, तो 2 चीज पक्ष में हो गई खरूर दंपत्ति के। और आइए देखते हैं, अब ईडी इस खरूर दंपत्ति का वकील पूछेगा कि भाई, जितने दस्तावेज तुमने जब्त किए हैं हमारे ऑफिस से, उसकी सूची तो हमें दी नहीं, उसकी वो दस्तावेज की कॉपी तो हमें दी नहीं, तो तुम जरूर कुछ छुपाना चाहते हो। तो इस आरोप का जवाब भी ईडी नहीं दे पाएगी। तो पॉइंट नंबर 3, ग्राउंड नंबर 3 भी इन फेवर ऑफ खरूर दंपत्ति क्रिएट हो रहा है। तो जैसा मैं कह रहा हूं, बेल पे आने की संभावना हर इस फैसले के साथ बढ़ती जा रही है। अब चौथा और अंतिम, अब चूंकि ट्रायल आपकी चार्जशीट आ चुकी है, आपने उनका पासपोर्ट रख लिया है, तो उनके देश से भागने की संभावना भी खत्म हो गई। ठीक है, आप उनको जमानत पर जमानतदार लेके छोड़ेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर छोड़ेंगे, तो वो देश से भाग नहीं सकते, वो ट्रायल में मौजूद रहेंगे, हर ट्रायल में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी ट्रायल को ज्वाइन कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर लिया है, आपने उनका स्टेटमेंट ले लिया है। तो अब आप यह भी तर्क नहीं दे सकते कि दे आर दी फ्लाइट रिस्क, तो अब फ्लाइट रिस्क भी रहे नहीं। और अंतिम, अब आपने तो सारी कार्रवाई कर दी, सारे सबूत आपने कोर्ट में पेश कर दिए, सारी चीजें जब्त कर ली, तो वो साक्ष्यों के साथ भी अब छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
तो इस बिना पर भी आप लोग ईडी के लोग अब खरूर दंपत्ति या कंपनी के अधिकारी निसार अहमद के जमानत का विरोध नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि जो उपलब्ध तथ्य हैं मेरे पास, उनके आधार पर अगर मैं विश्लेषण करके यह कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइंस पर यह केस अगर खड़ा उतरा और इन आरोपियों को बेल ना मिला तो यह संविधान के खिलाफ हो और खरूर दंपत्ति स्वतंत्र होंगे। निचली अदालत के इस फैसले को स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और वहां से भी अगर राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में मामले को लाने के लिए, और इनकी बेल रोकी जाती है तो यह कंटेम्प्ट होगा, यह न्यायपालिका की अवमानना का मामला होगा। इसलिए कोई भी अदालत जहां यह जमानत की पिटीशन लगेगी उसको बड़े सोच समझ के फैसला देना होगा। तो साथियों, बात सीधी है, सपाट है और साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बेल जमानत एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, और जेल कोई सजा नहीं हो सकती तब तक जब तक कि आरोप साबित ना हो जाए, तब तक जब तक कि दोष सिद्ध ना हो जाए। शरद पवार ने भी अब चिता दिया, पीएमएलए का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का दुरुपयोग न हो, इसे देखना जरूरी है। एक साथ कई एजेंसियां ईडी के ऊपर सख्त नजरें, टेढ़ी नजरें की हुई हैं। ईडी इज इन कांस्टेंट रेगुलर वॉच। और खरूर केस मेरी समझ से इन फैसलों के आलोक में लेटेस्ट और ताजा उदाहरण बन सकता है, बनने जा रहा है। अब बारी आपकी। कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि क्या ईडी को संविधान से ऊपर रहने देना चाहिए। अब आप नहीं बताएंगे तो इस विषय पे मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, बता दे रहा हूं। तो आपको बताना है कि क्या ईडी को संविधान से ऊपर रहने देना चाहिए। आपको यह भी बताना है कि क्या सत्ता के इशारे पर कानून को चलना चाहिए। आप इन दोनों सवालों पर, इन दोनों विचारों पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल 4C सुप्रीम लॉ को सब्सक्राइब करना न भूलिए। जी हां, आपका प्रॉमिस्ड एपिसोड चार्जशीट पर 220 पेज के पर काम जारी है। मैं लेकर आऊंगा उसका विश्लेषण टुकड़ों टुकड़ों में। शायद कल से ही वह नया एपिसोड हमारा शुरू हो पाए, लेकिन इंतजार कीजिए, जरूर आऊंगा, आपके बीच आऊंगा, उस विषय पर आऊंगा, लेकिन तब आऊंगा जब मेरी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। तो जनाब, यह है 4C सुप्रीम लॉ, जहां आपको मिलेगा कानून का असली चेहरा बिना किसी मिलावट के। तो आइए मिलते हैं अगले धांसू एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।